All right, dear students, welcome to our YouTube channel Thorough Learning English with कादिम अकील। और इस सीरीज में हम जो है डिटर्मिनर शुरू कर रहे हैं और लास्ट टर्म पर हमने अदर दान अदर का पूरा कंप्लीट वीडियो बना लिया था। प्लेलिस्ट है सेपरेट, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज कुछ नए डिटर्मिनर के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए क्या क्या है वो। एक है ईदर, ये नीचे मैं दूसरा यूज कर दूंगा। ईदर सर मैं बोल रहा था हमारा सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा अभी? जल्दी हो जाएगा। Basic idea? एक ईदर है और एक नीदर, ईदर नीदर, बोथ, ऑल और नन। इन कुछ डिटर्मिनर्स का हम यूज सीखेंगे। ठीक है, ये प्रोनाउंस भी होते हैं और डिटर्मिनर्स भी होते हैं। देखिए ईदर का मतलब होता है एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू, दो में से कोई एक। और एक मीनिंग और होता है ईदर का जो थोड़ा सा अनकॉमन है लेकिन आपको जानना जरूर है। ईच ऑफ द टू, ईच ऑफ द टू, ये वाला मीनिंग भी ईदर कन्वे करता है। नीदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू। ठीक है, बोथ का मतलब होता है ऑल ऑफ द टू, ऑल ऑफ द टू। और ऑल का मतलब होता है, देखो ऑल का मतलब होता है ऑल ऑफ मोर देन टू, मतलब प्लस टू अपॉन प्लस टू। जब दो से ज्यादा लोग हो तब ऑल का यूज करना है। मतलब ईदर में या तो दो या फिर ईदर में बाबू को दो लोगों में से किसी एक को रेफर करना है तो ईदर का यूज। और ये ईच ऑफ द टू किसका? ये ईदर में, ईदर में ईच ऑफ द टू। अभी ये वाली मीनिंग में समझाऊंगा। बता ठीक देना, बता है, देना। हाँ, अभी एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। मैं तो मीनिंग लिख रहा हूँ। नन का मतलब होता है मीनिंग लिखे था, बता देना। 0 अपॉन प्लस टू, मतलब जब बहुत सारे लोग हों उनमें से सबको निगेट करना हो तो नन का यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल, बोथ, सम, एवरी, ईच, अ लॉट ऑफ। ठीक है, इनका यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो। पॉजिटिव सेंटेंस, ऑल, बोथ, सम, एवरी, ईच, अ लॉट ऑफ, इनका यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो। नन, नो, नाइदर, नोबडी, नथिंग और एनी, इनका यूज आप निगेटिव सेंटेंस में करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। ऑल, बोथ, सम, every, each, a lot, you will use these determinants or pronoun in positive sentences. None, no, neither, nobody, nothing and any, you will use these pronouns or determinants in negative sentences. इतना समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए एक मैंने यहाँ पे लिखा, both of them are not coming, both of them are not coming, ये हमारा पहला सवाल है। अब बाबू आप देखो, both of them are not coming, अब यहाँ पर आपने are not लिख दिया, ये सेंटेंस है गलत। क्यों गलत है बाबू? क्योंकि both का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो और ये सेंटेंस तो है नेगेटिव, तो सेंटेंस हो गया गलत। ऑल राइट, अब हमें इसको सही करना है। तो अब आप देखिए सही आप कैसे कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं कि बोथ की जगह कोई दूसरा डिटर्मिनर लिखिए जिसको आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अच्छा, बोथ जो है वो दो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में से दोनों ही। ठीक है, तो देखिए एक मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, नाइदर ऑफ देम इज कमिंग, और एक लिखूँ नन ऑफ देम इज कमिंग, नन ऑफ देम इज कमिंग और नाइदर ऑफ देम इज कमिंग। अब आप देखो, जब आपने नाइदर और नन का यूज कर लिया तब आप नॉट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नाइदर और नन इन देमसेल्फ रिप्रेजेंट और कन्वे द नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाला सेंटेंस ठीक होगा या ये वाला ठीक होगा? क्योंकि नाइदर और बाबू कौन सा सही होगा? नाइदर सही होगा। क्यों? क्योंकि नाइदर दो की बात करता है, दोनों में से कोई भी नहीं। और यहाँ पर आपने बोथ का यूज किया था तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन ये सेंटेंस सिर्फ इस वजह से गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर दिया हुआ था, नॉट का यूज किया गया था। बोथ का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते थे, बोथ ऑफ देम आर कमिंग,
सेंटेंस ठीक हो जाता, लेकिन फिर मीनिंग गलत हो जाता। आपको निगेटिव मीनिंग कन्वे करना था, तो निगेटिव मीनिंग नाइदर और नन कन्वे करते हैं, लेकिन नाइदर क्या करता है बाबू, नाइदर दो में से दोनों को ही निगेट करता है, और नन दो से ज्यादा में से सबको निगेट करता है। तो इसका सही आंसर होगा नाइदर ऑफ देम इज कमिंग। ऑलराइट, अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसी को देखते हैं। एक सवाल और देखिए, नन ऑफ हिज पेरेंट्स, बाबू इधर देखो, नन ऑफ हिज पेरेंट्स, none of his parents attended the PTM, attended the PTM, PTM इधर लिखते हैं। बाबू आपने लिखा none of his parents। अच्छा बाबू, नन का मतलब क्या होता है, जब दो से ज्यादा लोग हों और उनमें से हर एक को निगेट करना हो, देन यू यूज नन। लेकिन आपने यहाँ पर हिज पेरेंट्स लिख दिया है। आप लोगों को पता है कि पेरेंट्स दो ही होते हैं। पेरेंट्स कितने होते हैं? दो होते हैं। अब आपने नन का यूज कर दिया। नन मतलब जब दो से ज्यादा लोगों को निगेट करना हो, तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया। बाबू आपको क्या लिखना पड़ेगा? नाइदर। क्या लिखना पड़ेगा? नाइदर। लेकिन एक चीज आप यहाँ देखिए, अगर मैं हिज पेरेंट्स, हिज को हटा दूं और ऐसे लिख दूं, नन ऑफ द पेरेंट्स, नन ऑफ द पेरेंट्स अटेंडेड द पीटीएम, इस तरीके से, तो बाबू अब ये ठीक हो सकता है, नन ऑफ द पेरेंट्स। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, से फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, उसमें पीटीएम हुई और 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चों के पेरेंट्स है ना, 100 बच्चे, तो उनके 100 बच्चों के पेरेंट्स कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। अगर एक एक की बात कर, सॉरी 200 हो जाएंगे। अगर एक एक की बात करें तो 100 हो जाएंगे। अब पीटीएम थी, तो पीटीएम में हर एक बच्चे के पेरेंट्स अटेंड नहीं की पीटीएम, तो ये नन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बाबू आपने हिज लिखा, तो हिज पेरेंट्स का मतलब तो कोई एक पार्टिकुलर स्टूडेंट होगा, पार्टिकुलर बॉय होगा जिसके पेरेंट्स ने अटेंड नहीं किया। तो अब तो यहाँ पर ये तो दो ही हो गए, यहाँ पर नन भी हो सकता है और बाबू नाइदर भी हो सकता है। यहाँ पर आप दोनों लिख सकते हो। जब आप कहोगे नन ऑफ द पेरेंट्स अटेंडेड द पीटीएम, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे किसी एक पर्टिकुलर, मतलब बहुत सारे बच्चे थे और उनके पेरेंट्स ने पीटीएम अटेंड नहीं की। अगर हम ये कहें नाइदर ऑफ द पेरेंट्स अटेंडेड द पीटीएम, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने पीटीएम अटेंड नहीं की। गेट इट? वेरी गुड। अब दो सवाल और देखो बाबू, आई होप आपके समझ में आ गया। उसको मिटा दें, आई थिंक वो तो आपके समझ में आ गया। वहां से थोड़ा सा ये तो बस एक आइडिया के लिए था। क्वेश्चंस के थ्रू हमें कंसेप्ट ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। देखिए डिटरमिनर्स, कुछ टीचर्स, सर आप शेरवानी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक शेर सुनाइए। अभी सुनाएंगे। एक शेर मुझे अभी नया नया याद हुआ है जॉन साहब का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे लगते हैं। नहीं आज माशाल्लाह शेरवानी। अभी एक शेर सुनाते हैं, ठीक है? चलो। जो रान आई निगाहों के लिए फिरदौस से जलवा है, जो रान आई निगाहों के लिए फिरदौस से जलवा है, लिबासे मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती है। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा, यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बस सूरत नजर आती। वाह वाह वाह। थैंक यू। अब आ जाते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। अब ये देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको ईदर का मीनिंग बताया था कि ईदर मतलब एनी ऑफ द टू और बोथ ऑफ द टू होता है, ये सवाल देखना बाबू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू बरेली, लिख देते हैं आपको, बरेली, बरेली, यू कैन सर लीड्स टू या लीड्स ऑफ बरेली? leads to Bareilly, leads to है, you can choose dash of them। बाबू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरा समझ के सुनिए। अब देखिए मैं आपके पास ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ए ईदर ईच, ईदर और ईच। ऑप्शन बी ईच एवरी। ऑप्शन सी एवरी ईदर। ऑप्शन डी ईदर ईदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा सवाल है। अब आपने लिखा ऑफ दिस टू रोड्स लीड्स टू बरेली, यू कैन चूज ऑफ देम। सर ए। अब आप एक एक करके आते बाबू। सबसे पहली बात आपको मैं एक चीज बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। अभी इस टॉपिक के बाद हम ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी।
तो अभी से मैं बता देता हूँ बाबू, ये जो ईच होता है ये प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है। ईच प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों है, लेकिन एवरी जो है बाबू वो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है। एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर है। आपको पता है कि डिटर्मिनर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं क्या सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं बनते। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सिर्फ प्रोनाउन ही बन सकते हैं। इतनी चीज आपके समझ में आ गई। अब बाबू एक चीज देखो, ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू जयपुर। बाबू यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की जरूरत है। क्या चीज? सब्जेक्ट की जरूरत है। अच्छा, यू कैन चूज ऑफ देम। बाबू यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो अब आप देखो बाबू, यहाँ पर एक बार आपने एवरी लिखा और यहाँ पर एक बार एवरी लिखा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि एवरी अगर जब आप बाद में लिखोगे तो एवरी ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन एवरी इज डिटर्मिनर, इट कैन नेवर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर आप एवरी को यहाँ लिखोगे तो सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन एवरी तो डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, एंड व्हाट आर दोस? ईदर, ईच एंड ईदर ईदर। अब आप बाबू एक चीज देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबू आप बोलो ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू जयपुर। बाबू एक रोड ये है, एक रोड ये है, ये दो रोड हैं और ये हमारा बरेली है, ठीक है, ये बरेली है। अब बाबू से फॉर एग्जाम्पल आप अजनबी हो, आपको बरेली जाना है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मुझे बरेली जाना है, मैं किस रोड पे जाऊँ? तो मैंने कहा जी दोनों ही रोड बरेली जाते हैं, दोनों ही रोड बरेली जाते हैं, ठीक है। तो बाबू जब दोनों ही रोड बरेली जाते हैं, अच्छा अब यहाँ देखो एक चीज, तो बाबू यहाँ पे आप ईदर लिखोगे, ईदर। जब बाबू मैं कहूँगा कि दोनों ही रोड बरेली जाते हैं, अब ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक चीज और देखना बाबू, अब मैं आपसे कहूँ दोनों ही रोड बरेली जाते हैं, अब आप कोई एक चूज कर सकते हो। अब बाबू कोई एक चूज करोगे तो या तो इस वाले रोड पे जाओगे या इस वाले रोड पे जाओगे। अगर बाबू मैं ऐसे लिख दूं ईदर ऑफ दीज टू रोड्स, अगर ईदर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ, बोथ ऑफ दीज। लेकिन बाबू आप फिर बाद में लिख दूं यू कैन चूज ईच ऑफ देम, यू कैन चूज ईच ऑफ देम। तो बाबू इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इस पे भी जाओ, इस पे भी जाओ। आप दोनों रोड बरेली जाते हैं, लेकिन आप तो किसी एक रोड पे ही जाओगे, ये दोनों रोडों पे चले जाओगे, इस पैर से इस पैर से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू? ईदर। अब आप एक चीज समझो बाबू, जब आपने यहाँ पर ईदर लिखा तो यहाँ पे ईदर का मतलब क्या है? बोथ ऑफ दीज, एनी ऑफ द टू, दोनों ही। और जब यहाँ पर ईदर लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? वन ऑफ द टू। दो रोड जो वो जाते सेम जगह पे नहीं है। हाँ, ईदर इस वजह से यूज होता है। हाँ, तो वहाँ पे ईदर का मतलब क्या? बोथ ऑफ दीज, दोनों ही, ठीक है। और यहाँ पे ईदर का मतलब क्या है? वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू। मतलब आप किसी एक को ही तो चूज करोगे बाबू, दोनों पे थोड़ी चले जाओगे। सर एक को चूज करने में तो ईच ऑफ देम आएगा ना? नहीं, ईच का मतलब क्या होता है? दोनों। ईच का मतलब क्या होता है? हर एक को रेफर करना है बाबू। ईच का मतलब हर एक, इंडिविजुअली हर एक पर जाना है। हर एक पे थोड़ी जाओगे, जाओगे तो किसी एक रोड पे ही है बाबू। आप ये चीज आपके समझ में आ रही? वेरी गुड। तो ये ईदर का मतलब समझ में आया। अब थोड़ा सा और देखो बाबू, एक एग्जांपल और बताता हूं बाबू, इधर देखना बाबू। देखो ईदर का मतलब, ईदर का मतलब क्या होता है? मतलब एनी ऑफ द टू, मतलब सॉरी वन ऑफ द टू। ईदर का मतलब पहले मतलब बता दिए, फिर मैं आपसे मतलब पूछा। अभी तो मतलब मैंने बताया था, वहां लिखा था ईदर का मतलब एक, दो में से कोई एक और दोनों में से दोनों, ठीक है। दो में से कोई एक, ये तो हर किसी को पता होता है ईदर का मतलब, ठीक है। लेकिन दोनों में से दोनों, ये ईदर का मतलब पता नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ईदर साइड्स, ईदर साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग, ईदर साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग। अब यहाँ पे मैं क्या मानूं कि एक साइड कॉइन की शाइनी है, दोनों साइड कॉइन की शाइनी है? बताओ यहाँ पे ईदर का मतलब मैं क्या मानूं? एक साइड, दोनों साइड कॉइन की दोनों साइड शाइनी है। तो ईदर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू, ठीक है, दोनों होते हैं। समझ में आ गई? वेरी गुड। अब एक और देखो सवाल, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू। यहाँ पे ईदर का मतलब बोथ ऑफ द टू है, दोनों। जैसे अब आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा दोनों ही रोड लीड करते हैं जयपुर बरेली को, ठीक है। देखना जरा थोड़ा सा ये, अब हम इस चीज को प्रोनाउन में बस डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोनाउन में हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वहां पे मैं आपको एक दो एग्जांपल बता के आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। एक सवाल और देखो बाबू, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स एंड आई हैव रेड ऑल, एंड आई हैव रेड ऑल। बाबू ये सवाल देखना, एक ये हो गया, एक और लिखते हैं सर रेड या रीड ऑल? इस बाबू
रीड नहीं पढ़ते इसको, सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं। रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती है, ठीक है। दे हैव टोल्ड ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टोल्ड ऑल। एक और देखना बाबू, दे हैव टोल्ड ऑल दैट यू सेड देयर। एक और देखो, he can solve all। फिर एक और देखना बाबू, he can solve all of the questions। अब बाबू आप देखो इससे, I have read many books, बुक्स लिखना बाबू, many books and I have many books and I have read all। बाबू यहाँ पर आपने all का यूज किया एज एन ऑब्जेक्ट रीड वर्ब के लिए, ठीक है। फिर नीचे भी आपने लिखा दे हैव टोल्ड ऑल, टोल्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर ऑल का यूज आपने ऑब्जेक्ट की तरह किया, ठीक है बाबू। फिर नीचे आ जाओ, दे हैव टोल्ड ऑल दैट यू हैव सेड देयर, यहाँ पर भी आपने ऑल का यूज किया ऑब्जेक्ट की तरह टोल्ड वर्ब के लिए, ठीक है। टोल्ड वर्ब के लिए आपने ऑब्जेक्ट का यूज किया। फिर नीचे आ जाओ, ही कैन सॉल्व ऑल, यहाँ पर भी आपने ऑल का यूज किया सॉल्व वर्ब के लिए, फिर यहाँ पर भी ऑल का यूज किया सॉल्व वर्ब के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज देखो बाबू, ऊपर वाले सेंटेंस में ये जो ऑल है, ये ऑल किसको रेफर कर रहा है? सर बुक्स, बुक्स को, है नहीं बाबू। अब तीसरे वाले सेंटेंस में देखो, ये ऑल किसको रेफर कर रहा है? दैट यू सेड देयर, ये ऑल इसको रेफर कर रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही बाबू? पांचवें वाले सेंटेंस में देखो, ही कैन सॉल्व ऑल, ये ऑल किसको रेफर कर रहा है? ऑफ द क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे बाबू, दूसरे वाले सेंटेंस में ये ऑल और चौथे वाले सेंटेंस में ये ऑल, इस ऑल का हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये किसको रेफर कर रहा है। इस ऑल का पता चल रहा है क्या? इस ऑल का पता नहीं चल रहा। तो ये दो सेंटेंस हैं गलत और ये तीनों हैं सही। यहाँ से बाबू आप क्या चीज समझे कि देखो, जो ऑल होता है, ऑल प्रोनाउन या डिटरमिनर सेंटेंस में आप बिना रेफरेंस के यूज नहीं कर सकते। कब यूज करोगे सेंटेंस में ऑल का और ऑल एज अ प्रोनाउन और डिटरमिनर? जब इसका रेफरेंस दिया हो। बाबू यहाँ पर ऑल का रेफरेंस था तो ये ऑल का यूज सही हो गया, यहाँ पे ऑल का रेफरेंस नहीं था, ये ऑल गलत हो गया। यहाँ पे ऑल का रेफरेंस था, ये ऑल का यूज सही हो गया। यहाँ पे नहीं था, ये गलत हो गया। यहाँ पे ठीक था। ये चीज आपके समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आप देखो थोड़ा सा, एक और देखना बाबू, एक और लिखते हैं। We should do all honestly। बाबू ये देखो, we should do all honestly, यहाँ पर भी आपने all लिख दिया, लेकिन इस all का रेफरेंस है सेंटेंस में? नहीं है। तो अब क्या लिखोगे बाबू? यहाँ पर आपको लिखना है everything। यहाँ क्या लिखना है? everything। बाबू यहाँ पर आप किसी चीज को रेफर कर रहे हो, यहाँ पे किसी चीज को रेफर कर रहे हो। एक और देखना बाबू, we should inform ऑल। बाबू वी शुड इन्फॉर्म ऑल, अब आप किसी को इन्फॉर्म करोगे तो पर्सन होगा, लेकिन बाबू अब वो ऑल क्या है, इस ऑल का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो अब इस ऑल की जगह क्या लिखोगे आप? एवरीबॉडी। क्या लिखोगे? देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेंटेंस में ऑल का यूज तभी किया करो जब उसका रेफरेंस दिया हो। अगर रेफरेंस नहीं दिया है तो फिर एवरीथिंग और एवरीबॉडी का यूज अकॉर्डिंगली कर लिया करो। अगर चीजें दी हुई है, चीजों के लिए, थिंग्स के लिए रेफर करना है। हाँ, इसकी शीट भी है, बहुत अच्छी शीट है। शीट देंगे आप? ऑलराइट, आई विल गिव यू शीट। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शीट है, 175 डिटरमिन 175 क्वेश्चन है उसमें, और एक में हमारे पास है 40 क्वेश्चन, बहुत प्यारे से। ठीक है, तो वो शीट में देंगे। शीट हम मतलब 2 वीडियोस के बाद। ठीक है, ऑलराइट। ये बाबू समझ में आ गया? सर 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो बाबू इस वाली बात को मैं लिख देता हूँ, डोंट यूज ऑल विदाउट रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस, ऑल का यूज बिना रेफरेंस के नहीं किया करो। ऑलराइट, अब इसको मिटाते हैं। अब ऐसे बाबू एक और डिटरमिनर है हमारे पास, एक और डिटरमिनर है और प्रोनाउन भी, उसका यूज भी सेंटेंस में बिना रेफरेंस के नहीं किया करो। वो क्या है वो भी देखिए बाबू। देखो बाबू, देखो बाबू, इधर देखो, नन इज इमॉर्टल। इधर देखो, पेडिशन ओवर है, नन इज इमॉर्टल। एक सेंटेंस आपने ये लिखा और एक ये लिख दिया, नन ऑफ अस इज इमॉर्टल। नन ऑफ अस इज इमॉर्टल।
ठीक है, अब आप बाबू देखो यहाँ पर आपने नन का यूज किया, नन इज इमॉर्टल, ठीक है, ये हो गया गलत, और ये यहाँ पर नन का यूज सही हो गया। ऐसा क्यों है? नन का यूज भी आप तभी किया करो जब उसका सेंटेंस में रेफरेंस दिया हो। ऊपर वाले सेंटेंस में नन का रेफरेंस नहीं था तो वो सेंटेंस गलत हो गया था। यहाँ पर नन का रेफरेंस है ऑफ अस, तो ये देखो ये सेंटेंस ठीक हो गया। ये चीज आपके समझ में आ गई? नन का यूज भी आप तभी करो जब सेंटेंस में रेफरेंस दिया हो। अब बाबू नन इज इमॉर्टल ये गलत हो गया, अब हम इसकी जगह अगर इसको सही करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो नोबडी इज इमॉर्टल, क्या चीज? नोबडी इज इमॉर्टल। ये चीज समझ में आ गई आपके? ऑल राइट बाबू, अब 4 सवाल और देखिए, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय छुट्टी, ठीक है? तो देखो डोंट यूज ऑल, और इसमें लिख लेना इसी तरीके से, डोंट यूज नन विदाउट रेफरेंस, डोंट यूज नन विदाउट रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस। नन का यूज भी सेंटेंस में बिना रेफरेंस के नहीं किया करो, गलत होता है, ठीक है? मतलब नन का यूज नहीं करना है सेंटेंस में। हाँ नहीं करना है, लेकिन अगर रेफरेंस ना दिया हो तो मत करना। मतलब बिना रेफरेंस के यूज नहीं करना। हाँ जैसे बाबू नन इज इमॉर्टल गलत क्यों हो गया? क्योंकि इस नन का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन नन ऑफ अस इज इमॉर्टल ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नन बता रहा है ऑफ अस, हम लोगों के लिए, ठीक है? ऑफ अस ने इसका रेफरेंस दे दिया। ये चीज समझ में आ गई? अगर आप इसको सही करना तो या तो ऐसे लिखो या फिर नोबडी लिख दो। ये चीज समझ में आ गई बाबू? वेरी गुड। अब ये चीज और देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम में आएगी और यहाँ पर भी काम में आएगी। मैं लिखता हूँ थोड़ा सा नन से रिलेटेड, फिर छुट्टी हो जाएगी हमारी। All right, all right, all right. देखो, all of them didn't like the idea. All of them didn't like the idea. None of the money. अब बाबू इधर देखना. None of the money is या are missing. None of the books is या are missing. No one of the books is या are missing. बाबू ये 4 सवाल हैं, इनको और देख लो फिर छुट्टी हो जाएगी। अब आप देखो, आपने लिखा ऑल ऑफ देम डिडंट लाइक द आइडिया, आपने ऑल प्रोनाउन का यूज किया और इसके साथ रेफरेंस भी दे दिया ऑफ देम, लेकिन उसके बावजूद भी ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऑल का यूज तो आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो। मैंने आपको एक बात बताई कि ऑल का यूज बिना रेफरेंस के नहीं किया करो, ठीक है? ऑल का रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर आपने निगेटिव वर्ड लिख दिया और ऑल का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो, तो ये तो हो गया गलत। अब आप इसको सही कैसे करोगे? तो और अब निगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो या तो लिख दो नन। जब आप नन लिखोगे तो फिर डिडंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? लाइक्ड द आइडिया, ठीक है? या फिर जब आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऑल का यूज करना तो फिर डिडंट की जगह लिखो ऑल ऑफ देम लाइक्ड द आइडिया या डिसलाइक्ड द आइडिया। इसको आप अगर बाबू ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझो, ऑल ऑफ देम डिसलाइक्ड द आइडिया, अब भी मीनिंग कन्वे वही हो रहा है, लेकिन देखो नेगेटिव वर्ड नहीं है अब कोई, अब वो ठीक हो जाएगा। या फिर आप ऐसे देखो, नन ऑफ देम लाइक द आइडिया। ऑल राइट, नीचे आ जाओ बाबू। नन ऑफ द मनी इज या आर मिसिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नन का कोई भी अपना सिंगुलर और प्लूरल नंबर नहीं होता है, ये डिटर्मिनर होता है, इसका वही नंबर होता है जिसके लिए ये यूज किया जाता है। बाबू यहाँ पर आपने नन को मनी नाउन के लिए यूज किया है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनकाउंटेबल नाउन, नन का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल वही होता है जिसके लिए यूज किया जाता है। नन यहाँ पर आपने मनी के लिए यूज किया है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नन ऑफ द मनी इज मिसिंग, आर मिसिंग नहीं। नीचे आ जाओ, अब आपने लिखा नन ऑफ द बुक्स इज या आर मिसिंग। आर मिसिंग। अब बाबू इधर देखो, अब यहाँ पर आपने नन का यूज किया है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, किसके? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जब आप नन का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हो तो उसके
साथ आप दोनों फॉर्म ऑफ वर्ब लिख सकते हो, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो इज भी ठीक है, आर भी ठीक है। सर अगर पेपर में आ जाए तो पेपर में बेवकूफ नहीं है टीचर, ऐसा नहीं देगा, कोई एक देगा। ये चीज समझ में आ गई, दोनों ठीक है। तो जब आप नन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हो तो वहां पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं होती। लेकिन जब नन के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया करो। फिर नीचे आ जाओ बाबू, नो वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। यहाँ पर नो है डिटर्मिनर, फिर ये 1 किलोमीटर का गैप है, नो और वन के बीच में 2 किलोमीटर लिख देता हूँ, 2 किलोमीटर का गैप है। तो बाबू नो है डिटर्मिनर और ये वन है, ये है सब्जेक्ट, वन है सब्जेक्ट, वन तो सिंगुलर होता है तो वन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो नो वन ऑफ द बुक्स इज आर मिसिंग, ये चीज बाबू आपके समझ में आ गई, आगे नहीं आ गई। ऑल राइट, सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम यहीं पे रुकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम एक और डिटर्मिनर का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।